हेलो यूट्यूब लर्नर्स, माय नेम इज अभिषेक एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल पाठशाला द एजुकेशन। आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का पार्ट सेकंड नोट देखने वाले हैं। जितने भी लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पहले जाकर के पार्ट फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन देख ली। अब हमें देखनी है नेक्स्ट डेरिवेशन, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन पर। मान लीजिए हमारे पास कोई डाइपोल है जिसके बीच की डिस्टेंस है 12, ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L होगी और ये डिस्टेंस भी L होगी। इससे इक्वेटोरियल पोजीशन पर r मीटर की डिस्टेंस पर अगर हम लोग कोई पॉइंट P ले लें और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज से जो पॉइंट P तक की डिस्टेंस होगी वो ये होगी, और नेगेटिव चार्ज से जो पॉइंट P तक की डिस्टेंस होगी वो ये होगी। अब मान लीजिए ये हमारे पास जो चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा कुछ डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब आप सभी को पता है जब भी कोई फोर्स किसी भी सर्टेन एंगल पर लगती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E1 लग रही है और ये E2 लग रही है, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक E1 साइन थीटा होगा और ये वाला जो होगा वो E2 साइन थीटा होगा, E2 कॉस थीटा होगा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। अब ये E2 जो लगेगी ये होगी E2 साइन थीटा y एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और ये होगा E2 कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास, अच्छा अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो पॉजिटिव Q से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अगर ये परपेंडिकुलर R है, ये बेस L, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी √r² प्लस में L²। इसी तरह ये डिस्टेंस भी आ जाएगी √ में r² प्लस L²। अगर हम बात करें पहले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो जो E1 हमारे पास होगा वो होगा 1/4πε0 पॉजिटिव Q बाय R की वैल्यू क्या है, r² प्लस L² की पावर 1/2। आप या तो रूट लिख लो या तो 1/2 लिख लो, बात एक ही है। और क्या, cos थीटा, क्योंकि sin थीटा वाली तो कैंसिल आउट हो गई। और अगर मैं बात करूं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो E2 जो है हमारे पास 1/4πε0 नेगेटिव Q बाय r² प्लस L² की पावर 1/2 cos थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं E1 और E2 की वैल्यू इक्वल है, ये हमारे पास पहली जो है वो क्या है, E1 cos थीटा, और जो दूसरी है वो है E2 cos थीटा। दोनों ही cos के कंपोनेंट है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम यहां से कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E1 प्लस E2 होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और दोनों ही अगर इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं E total is equal to 2E1 cos थीटा। E की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L² का स्क्वायर, और अगर ये रूट में था तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये cos थीटा। आगे बढ़ेंगे,
हम अगर लिखना चाहें तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? एल है। हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पर रख देंगे एल अपॉन में अंडर रूट, या फिर इसको ये लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये Q इंटू 2L, ये सब आपस में इंटू में, Q इंटू 2L बना लेंगे हमारे पास P, इधर लिख रहा हूं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ये Q और 2L मिलकर बन जाएगा P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में। अब देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर एल स्क्वायर की ही पावर 1/2, अगर बेस सम होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ जाएगी 3/2। ये होगा हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हमारे पास क्या है? अगर डाइपोल शॉर्ट है तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा? R जो होगा वो ग्रेटर देन होगा L से, तो R का स्क्वायर जो होगा और ग्रेटर देन हो जाएगा L के स्क्वायर से, तो L को छोड़ देंगे। तो जैसे ही L को छोड़ेंगे T टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L चला गया, तो R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E टोटल इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर डाइपोल ऑन आर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हमारा क्या रखा है? एक डाइपोल रखा है कुछ ऐसा। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया हमारे इनके बीच की डिस्टेंस 12। अब हमें इस पर जो टॉर्क लग रहा है इस डाइपोल पर ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है हमें वो टॉर्क निकालना है। पहली चीज तो अगर हम फोर्स की बात करें तो E इज इक्वल टू होता है F/Q। मान लीजिए Q1 की बात करें, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो F1 जो होगा तो वो क्या Q1 E हो जाएगा, और F2 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? Q2 और E हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स जनरेट हो रही होगी F1 प्लस F2 वो क्या 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं इस पर फोर्स तो 0 हो गई, नेट फोर्स जो लगेगी वो 0 हो गई, बट अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क लग रहा है उसका फोर्स क्या होता है? Q इनटू में E। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाए तो ये ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर मैं मान लूं ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, हमें हाइपोटेनस पता है, तो हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या? हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर यहां से आ जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू 2L है तो 2L साइन थीटा हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास? 2L साइन थीटा। क्या आ गई? 2L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख देंगे 2L साइन थीटा। अगर मैं बात करूं ये Q और ये 2L क्या बन जाएंगे? P। तो हो जाएगा हमारे पास P क्रॉस E साइन थीटा। ये जो है ये टॉर्क जो लग रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस डाइपोल पर, ये वो टॉर्क है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये हमारे पास कोई डाइपोल है। अगर मैं इसको 0 डिग्री एंगल पर रख दूंगा
तो एक फोर्स लगेगी F1 इधर और एक फोर्स लगेगी F2 इधर, तो ये क्या मूव होगा? अगर मान लीजिए मैं इसका क्या करूं, थीटा कितना कर दूं, ये जो थीटा है वो 0 डिग्री कर दूं, कितना कर दूं, 0 डिग्री, तो क्या टॉर्क भी 0 हो जाएगा? अब जाहिर सी बात है, मैंने क्या किया, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, और दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो क्या ये कहीं जाएगा? कहीं नहीं। तो जो टॉर्क जनरेट हो रहा होगा वो 0 हो जाएगा। अगर मैं एंगल को 180 डिग्री कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अरे हम सिंपल से धीरे थीटा 0 कर दिया, साइन 0 की वैल्यू 0, तो पूरा टॉर्क 0। अगर मैं 180 रख दूं तो भी हमारे पास टॉर्क क्या आएगा? 0 ही आएगा, घुमा के रख दिया। अगर मैं इसको क्या करूं, 90 डिग्री एंगल पर रख दूं, किस एंगल पर रख दूं, 90 डिग्री, ऐसे, तो ये क्या होगा, F1 इधर लगेगा और F2 इधर, और इसको क्या करेगा, मूव कराएगा, और जैसे ही मूव कराएगा तो इस पर टॉर्क जनरेट होगा। तो क्या होगा, जैसे ही इस पर कराएंगे तो हमारे पास जो टॉर्क जनरेट होगा वो P इंटू E होगा, और विच इज मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क बात समझ में? किसी भी डाइपोल पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो टॉर्क लगाया जाता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क कहां होता है, व्हेन एंगल इज थीटा इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या, किसी भी सरफेस का अगर हमें एरिया वेक्टर चाहिए, मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, इसका एरिया A है, और हमें इसका एक एरिया वेक्टर चाहिए, तो हमेशा किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा और उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारे पास BA वेक्टर है ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर है। हम मान लीजिए अगर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या, हमारे पास कोई सरफेस है, मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस के पास क्या रखा है, चार्ज रखा है। इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस सरफेस को चीरते हुए परपेंडिकुलरली जाएंगी इस सरफेस से टकराकर इस एरिया वेक्टर से। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही होगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने उस एरिया से जा रही है, E वेक्टर डॉट D वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस सरफेस का एरिया वेक्टर, मतलब उस सरफेस का एरिया वेक्टर, वही हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स। अभी आपको सबको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखी होंगी तो हम लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर cos थीटा, E डॉट ds cos थीटा, वेयर ds इज इक्वल टू एरिया वेक्टर। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलरली, तो E डॉट ds cos थीटा। अब हमारे पास एक अंकल आते हैं जिनका नाम होता है गॉस लॉ, आपने सबने सुना होगा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। गॉस अंकल ने बताया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो हम फालतू की बातें ना करके हम उस चार्ज को पकड़ेंगे जो चार्ज होगा, जो चार्ज रखा होगा, और उस मीडियम की परमिटिविटी को लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, रेशियो ले लेंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस गॉस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस गॉस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल पाथ है जिसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये उसकी रेडियस r है। हमारा इसका जो एरिया वेक्टर है वो dA वेक्टर है, और कुछ इसी ही लाइन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसी लाइन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, E डॉट ds cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो E डॉट ds। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जो कि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r डिस्टेंस है, और ds क्या होगा, उस स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या बचा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी गॉस थ्योरम की प्रूविंग, कि गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ।
हमें क्या करना है, गॉस लॉ की हेल्प से, फ्लक्स वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है। फ्लक्स वाला फॉर्मूला होता क्या था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या होता था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या दोनों ही फ्लक्स हैं, तो क्या आपस में दोनों इक्वल होंगे, मान लीजिए इक्वेशन पर, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस क्या है, एरिया, और एरिया भी आपको पता है, इसके पहले मैंने जस्ट बताया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फेरिकल के लिए अगर बात करें तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेजें, तो जैसे ही इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, क्यू को उधर ले जाओ, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारी प्रूफ। अब हमें गॉस लॉ की क्या करना है, एप्लीकेशंस देखना है, एप्लीकेशन देखना है। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो जो पहली हमारी एप्लीकेशन है, इंफिनिटी लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर। अब हमारे पास एक इंफिनिटी पॉजिटिव चार्ज की कोई वायर है जो कि कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमें इस पर अगर गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगानी है तो इसके आसपास, जाहिर सी बात है, इसके आसपास कोई एरिया होगा तभी तो फ्लक्स बनेगा। तो हम एक सरफेस लेट करेंगे जिसका नाम देंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सबने पढ़ा होगा। गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस क्या होती है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसके आसपास की जो गॉसियन सरफेस बनेगी क्या वो भी सिलेंड्रिकल होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इस सरफेस से निकलेंगे तो फ्लक्स जनरेट होगा, और हमें वही देखना है। तो अगर मैं बात करूं, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए डीए वेक्टर होगा, और इस कर्व्ड वाली सरफेस का जो होगा वो मान लीजिए इधर होगा डीए वेक्टर, और नीचे वाली सरफेस के लिए परपेंडिकुलर नीचे होगा डीए वेक्टर। अब यहां पर हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा के लिए डिनोट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये इनफिनाइट लॉन्ग वायर है, हमें छोटे से पर्टिकुलर एरिया पर, सॉरी छोटे से पर्टिकुलर लेंथ के लिए निकालना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाय लेंथ, मतलब कितनी लेंथ पर हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। अगर मैं तुमसे पूछूं जो टोटल फ्लक्स होगा, तो क्या यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इस कर्व्ड सरफेस से निकल रही होंगी और इस सरफेस से निकल रही होंगी, तो जो फ्लक्स होगा तो क्या φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। अगर मैं बात करूं फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 क्या होगा, क्लोज लूप के लिए E डॉट ds cos थीटा, प्लस φ2 क्या होगा, E डॉट ds cos थीटा, प्लस E डॉट ds cos थीटा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल रही होंगी, तो सरफेस 1 ये है, सरफेस 2 ये है और सरफेस 3,
φ1 φ2 φ3। तो अगर मैं बात करूं φ1 की, तो यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds cos 90 प्लस यहां पर एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर है, तो यहां पर एंगल हो जाएगा 0 E डॉट ds cos 0 डिग्री प्लस अब यहां पर भी एरिया वेक्टर नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री E डॉट ds cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये हमारा पूरा टर्म 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास बचेगा फाई टोटल इज इक्वल टू E डॉट ds। अब बात करेंगे फाई टोटल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, E डॉट ds मतलब इसका एरिया क्या होगा 2 पाई r h, बट हमारे पास लेंथ है क्या है l, तो 2 पाई r l, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q कितना, एक चार्ज डेंसिटी मतलब एक लेंथ तक, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाय L। यहां से अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा L। Q की वैल्यू उठा करके रख देंगे, फाई टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों फ्लक्स हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू में 2 पाई r L, E इंटू में 2 पाई r L, L से L कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई r इधर आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी इनफिनाइट थिन प्लेट शीट। इनफिनाइट थिन प्लेट शीट, हमारे पास कोई प्लेन शीट है जो कि कैसी पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, पूरी सरफेस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और हमें क्या करना है, इस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैं बात करूं इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं हमारे पास ये इसका कोई एरिया वेक्टर है जो कि कुछ ऐसा है। तो इस सरफेस से पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में और आगे की तरफ निकल रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो कर्व्ड वाली सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। एक इस सरफेस के लिए फ्लक्स बनेगा, एक इस सरफेस के लिए और एक इस सरफेस के लिए, 3 फ्लक्स होंगे। तो फाई टोटल इज इक्वल टू E ds cos थीटा। और पहली वाली सरफेस के लिए थीटा कितना होगा, मान लीजिए सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है, तो पहली वाली सरफेस के लिए थीटा कितना होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 0। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सरफेस 2 की बात करें तो E ds cos थीटा। दो के सरफेस 2 के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सरफेस 3 की बात करें
तो एरिया वेक्टर हमारा ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा E डॉट ds cos 90 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास E ds प्लस यहाँ पर भी cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास E ds, ds बोलो या dA बोलो, दोनों ही एरिया वेक्टर है। ए कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, तो E dA और E dA टोटल हो जाएगा 2E dA। अगर मैं बात करूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो टोटल फ्लक्स जो होगा यहाँ पर क्या होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, मतलब कितने एरिया पर कितना चार्ज है, कितने पर्टिकुलर एरिया पर। यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी सिग्मा ए, Q की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, टोटल फ्लक्स हो जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग दोनों ही क्या है फ्लक्स है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों ही फ्लक्स हैं, तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगी। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारी इनफिनाइट थिन प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। इस चैप्टर के लिए एक वीडियो और आएगी जो कि इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए होगी, तो जुड़े रहें नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।